के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा होता है एंड वंडरलैंड प्रिजन के बारे में देख रहा होता है, जहाँ पे जापान के बहुत सारे प्रिजनर्स को लाया जाता है और उनसे लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक स्टंट्स कराए जाते हैं, जिसमें कई बार उन लोगों की जान भी चली जाती है। तभी इस लड़के के पास एक लड़की आती है मीमी, जिसको ये बहुत ज्यादा पसंद करता है। इस लड़के का नाम घंटा होता है एंड ये बचपन से ही अनाथ होता है। एंड फिर ये दोनों साथ में बैठकर बात करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे इनका एक और दोस्त आ जाता है एंड ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। घंटा पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, जिसपे कहता है पता नहीं, गेम तो हम दोनों रात भर खेलते हैं, फिर मैं ही अकेला लेट कैसे हो जाता हूँ। वैसे तुम लोग जा रहे हो क्या वंडरलैंड प्रिजन स्कूल ट्रिप पे? जिसपे मीमी बोलती है हाँ मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है वो जगह बहुत मजेदार है और अगर मैं जा रही हूँ तो तुम लोगों को भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। एंड तभी बेल बज जाती है एंड इन लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पे जाके बैठने लगते हैं, लेकिन तभी घंटा को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। वो खिड़की के बाहर देखता है तो एक अजीब सा आदमी रेड कलर की ड्रेस पहन के उसके क्लासरूम के बगल में उड़ रहा होता है। घंटा समझ नहीं पाता कि ये क्या है। तभी ये आदमी स्माइल करने लगता है और क्लासरूम के बाकी बच्चे भी इसको देखकर डर जाते हैं। एंड फिर ये एक अजीब सा मैजिक यूज करता है और क्लासरूम पर अटैक करके पूरे क्लासरूम को तबाह कर देता है। घंटा भी उस अटैक में इंजर्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आता है तो देखता है कि उस रेड मैन ने उसकी पूरी क्लास के सारे बच्चों को खत्म कर दिया है एंड उसकी प्यारी मीमी का सर उसके हाथों में होता है। घंटा बहुत ज्यादा डर जाता है और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता। रेड मैन उसके पास धीरे धीरे स्माइल करते हुए आता है एंड अपने मैजिक से एक अजीब सा क्रिस्टल अपने हाथों में बना लेता है। घंटा उससे कहता है प्लीज मुझे मत मारो एंड तभी ये उस क्रिस्टल को घंटा के सीने के अंदर घुसेड़ देता है एंड घंटा वहीं पे फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो फिर से होश में आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है एंड उसकी पूरी क्लास में सिर्फ एक वही अकेला जिंदा बचा होता है। तभी उसके पास पुलिस आती है और उसे बताती है कि यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि उसके ऊपर ही अपनी पूरी क्लास को मारने का इल्जाम लग गया होता है। मतलब पागल है क्या ये लोग? ये अकेला छोटा सा बच्चा बिना किसी वेपन के अपनी पूरी क्लास के सारे बच्चों को अकेले ही मार देगा। लेकिन पूरे जापान में भी ये न्यूज फैल जाती है कि एक 14 साल के बच्चे ने अपनी पूरी क्लास को मार दिया। घंटा समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ एंड बहुत सारे ऑफिसर्स उसको कोर्ट लेके जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम प्रमोटर होता है एंड ये घंटा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा वकील हूँ और मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिसको सुन के घंटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन कोर्ट रूम में वो उसको धोखा दे देता है एंड घंटा को ही उल्टा फंसा देता है एंड कोर्ट घंटा को ही दोषी ठहरा देती है और उसे वंडरलैंड प्रिजन में मौत की सजा सुना देती है। घंटा अपना आपा खो देता है और पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, तुम सब पागल हो क्या? एंड तभी वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं और तभी वहाँ पे मीमी के पापा भी उसको आकर मारने लगते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम एक राक्षस हो। एंड घंटा उनकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और हार मान लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं घंटा को पुलिस वाले वंडरलैंड प्रिजन में ला रहे होते हैं एंड ऊपर से एक लड़की ये सब देख रही होती है। घंटा वंडरलैंड प्रिजन के अंदर कुछ और क्रिमिनल्स के साथ आ जाता है। वहाँ पे इस प्रिजन की जेलर आती है जिसका नाम माकिना होता है एंड वो घंटा से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। एंड घंटा चुपचाप ये सब सुन रहा होता है। माकिना सबको वंडरलैंड प्रिजन के बारे में बताती है कि कैसे यहाँ पे उन क्रिमिनल्स को लाया जाता है जिनको मौत की सजा मिली है एंड कैसे उन लोगों को अब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जान को खतरे में डालना होगा। एंड जो तुम लोगों के गले में कॉलर बंधा हुआ है उससे हम तुम लोगों को हमेशा ट्रैक कर सकते हैं एंड कभी भी मार सकते हैं, तो इसलिए भागने की तो सोचना ही मत। लेकिन तभी अचानक से घंटा से एक लड़का टकरा जाता है एंड घंटा वहीं पे गिर जाता है। वो घंटा का सामान उठाकर उसे देता है और उसे सॉरी कहता है, जिसपे घंटा कहता है कोई बात नहीं। लेकिन तभी माकिना उस लड़के के पास आती है और उससे कहती है मेरे प्रिजन में मेरे सामने अब दोबारा चोरी करने की हिम्मत मत करना। एंड वो उस लड़के के सीने को अपने तलवार से काट देती है। घंटा समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ। माकिना पलट के सबसे कहती है तुम सबका स्वागत है वंडरलैंड प्रिजन में। एंड इसके बाद हम इस आदमी को दोबारा से देखते हैं जिसका नाम प्रमोटर था, जो माकिना से कहता है कि तुमने हमारे नए प्रिजनर घंटा को तो देखा ही होगा। जिसपे माकिना कहती है हाँ ये तो एक बच्चा है। जिसपे प्रमोटर उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को जल्दी से खत्म कर दिया जाए। जिसपे माकिना उसे पूछती है ऐसा क्यों? जिसपे ये इससे कहता है मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ आज शाम को वर्क प्लेस पे मत जाना तुम। एंड माकिना उसकी बात को मान जाती है। शाम में हम देखते हैं कि घंटा वर्क प्लेस में काम कर रहा होता है एंड वो साइलेंटली रो रहा होता है क्योंकि उसको उसके दोस्तों की याद आ रही होती है। वो धीरे से कहता है कि मैं जल्दी से अब बस मरना चाहता हूँ। एंड तभी ऊपर से एक लड़की घंटा के बगल में आके कूदती है और वो उससे कहती है ठीक है मैं तुम्हें मार देती हूँ। एंड वो एक आयरन रॉड उठाकर घंटा को जान से मारने की कोशिश करने लगती है। घंटा किसी तरह उसको डॉज कर रहा होता है और कहता है अबे कौन है पागल लड़की? एंड वो इस लड़की को रुकने के लिए कहता है एंड ये लड़की फिर रुक जाती है और कहती है तो तुम मरना नहीं चाहते हो क्या घंटा? जिसपे घंटा दुखी हो जाता है और कहता है नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिसपे लड़की कहती है क्योंकि हम और तुम तो बचपन के दोस्त हैं। इस लड़की का नाम शीरो होता है एंड घंटा शीरो से कहता है फिर मुझे तुम याद क्यों नहीं हो? लेकिन तभी घंटा के सिर पे आकर एक बॉटल लग जाती है जिसको इन तीनों ने फेंका होता है एंड वो घंटा को आकर बुली करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे जैसा वीक लड़का इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है। एंड उसको वो सब और भी कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं जिससे घंटा चुपचाप दुखी होकर सुन रहा होता है। लेकिन तभी शीरो इस आदमी को धक्का दे देती है और उससे कहती है घंटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल लो। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी शीरो के सर
ऊपर अपने शॉवल से अटैक कर देता है और शीरो बेहोश हो जाती है, जिसपे घंटा आके उस आदमी से लड़ जाता है और फिर ये तीनों मिलकर घंटा को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारने लगते हैं। घंटा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है एंड ये सब प्रमोटर देख रहा होता है एंड वो कहता है कि टाइम आ चुका है घंटा तुम्हें ये प्रूव करने का कि तुम जिंदा रहने के लायक हो या नहीं। एंड वो एक बटन दबाता है जिसकी वजह से बिल्डिंग का टॉप का पार्ट टूट के उनके ऊपर गिरने वाला होता है, जिससे ये लोग अब बच नहीं सकते थे। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन घंटा शीरो को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो सोचने लगता है कि मैं भी नहीं मर सकता तब तक नहीं जब तक मैं उस रेडमैन को मार के अपने दोस्तों का बदला न ले लूं। एंड तभी घंटा के चेस्ट में वही क्रिस्टल ग्लो करने लगता है जो रेडमैन ने उसके अंदर डाला था एंड उसके अंदर से अचानक से एक मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है जो कि बिल्कुल उसके ब्लड जैसी थी। एंड उस पावर का यूज करके घंटा उस बिल्डिंग के पूरे पार्ट को एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है एंड शीरो को बचा लेता है, लेकिन वो तीनों लोग उससे नहीं बच पाते एंड वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। घंटा को यकीन नहीं होता कि ये क्या हुआ था उसके साथ और अभी कैसी मैजिकल पावर निकली थी उसके अंदर से। एंड तभी शीरो दोबारा से होश में आती है और वो घंटा से कहती है मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते साथ में। एंड घंटा उसकी बात को मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिमिनल ने दूसरे क्रिमिनल को पकड़ा होता है और वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे कैंडी दो वरना मैं इसको मार डालूंगा। असल में इस प्रिजन का रूल होता है कि 3 दिनों में हर एक क्रिमिनल को एक बार एक कैंडी खानी होती है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो क्रिमिनल्स के गले में कॉलर बंधा होता है वो उन्हें खत्म कर देता है। एंड वही इस आदमी के साथ हुआ क्योंकि इस आदमी ने 3 दिनों से कैंडी नहीं खाई थी। एंड मैं बता दूं कि घंटा ने भी अभी तक की अपनी कैंडी नहीं खाई होती है क्योंकि उसकी कैंडी को इस लड़के ने चुरा लिया होता है। घंटा डॉक्टर मी के पास होता है जो उसे ट्रीट कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी कैंडी तो खा ली ना। एंड घंटा पूछता है कैंडी वो क्या है, जिसपे ये इसको बताती है कि जब तुम जेल के अंदर आए थे तब तुम्हें एक बैग मिला था एंड उसमें तुम्हारी कैंडी थी और अगर तुमने 3 दिनों में एक कैंडी नहीं खाई तो तुम खत्म हो जाओगे। घंटा कहता है लेकिन मेरे बैग में तो कोई कैंडी थी ही नहीं, जिसपे ये इसे बताता है मैं भी शायद जब हम दोनों लड़े थे तभी तुम्हारी कैंडी गिर गई होगी। घंटा इसके पास आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, जिसपे ये कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ लेकिन अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कैंडी है नहीं और कैंडी मिलती भी बहुत महंगी है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे फिर से शीरो आ जाती है एंड ये दोनों उसको देखकर डर जाते हैं। शीरो घंटा से कहती है क्यों ना हम लोग डॉग रेस ज्वाइन कर लें। डॉग रेस असल में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेस टाइप की होती है जिसमें प्रिजनर्स पार्ट लेते हैं एंड बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं एंड इसी को देखने घंटा और उसकी क्लास आने वाली थी। एंड वैसे तो इसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और खतरनाक भी होता है, लेकिन ये है कि जो भी प्रिजनर डॉग रेस को जीत जाता है उसे 1 लाख कैश पॉइंट्स मिलता है जिससे वो कोई भी बहुत सारी कैंडीज खरीद सकता है। एक तरह से समझ लो कि वंडरलैंड प्रिजन की करेंसी होती है कैश पॉइंट्स। वंडरलैंड प्रिजन में सब कुछ कैश पॉइंट से ही मिलता है, कोई चाहे तो अपनी फ्रीडम भी खरीद सकता है कैश पॉइंट से। एंड घंटा और शीरो दोनों ही उस रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। वेटिंग रूम में यो भी उसे मिलता है जो उसको सपोर्ट करने आया होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक गुंडा अपने आदमियों के साथ आ जाता है जिसका नाम टोका होता है। एंड टोका का आदमी सबसे कहता है कि तुम सब लोग इस रेस में पार्ट ले रहे हो वो तो ठीक है लेकिन कोई भी टोका सर के आगे नहीं जाएगा एंड टोका सर के अलावा जिसने भी इस रेस को जीता वो अपनी लाइफ हार जाएगा, तो सोच समझ के भागना तुम सब लोग। तभी टोका घंटा को देखता है और उससे कहता है तुम ही हो ना जिसने अपनी पूरी क्लास के सारे बच्चों को मारा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को अपनी आंखों से देखने की। एंड वो लोग फिर से मिलकर घंटा को मारने लगते हैं। ये बेचारा इतना मार खा रहा है उस चीज के लिए जो इसने किया भी नहीं। लेकिन फिर से वहाँ पे शीरो आ जाती है और वो गलती से टोका के जूते पर पैर रख देती है जिसपे टोका शीरो को पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे माकिना आ जाती है और उसे बचा लेती है एंड टोका वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉग रेस स्टार्ट हो जाती है एंड ये सच में बहुत खतरनाक होती है। बहुत सारे प्रिजनर्स एक एक करके मर रहे होते हैं एंड जो कोई भी उस रेस को छोड़ के बीच में भागने की कोशिश कर रहा होता है उसे सोल्जर्स वहीं पर खत्म कर दे रहे होते हैं। घंटा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सब लीगल भी कैसे है और लोगों को ये सब देख के मजा भी कैसे आ रही है। चलो माना ये सब क्रिमिनल्स है लेकिन तुम सब तो इंसान हो। घंटा सोचता है कि अगर उसके साथ ये सब अभी ना हुआ होता तो वो मीमी के साथ बैठकर अभी ये सब देख रहा होता। तभी अचानक से घंटा को तीर लगने वाली होती है लेकिन शीरो उसे आकर बचा लेती है एंड वो पूरी रेस में घंटा के साथ रहती है और उसे कई बार बचाती है एंड वो दोनों ही फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं एंड टोका भी अपने साथियों को ऐसा शील्ड यूज करके फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। फाइनल राउंड में इन तीनों को एक बॉल दिखाई जाती है एंड जिसके पास भी ये बॉल लास्ट में रहेगी वो जीत जाएगा 1 लाख कैश पॉइंट्स। एंड ये गेम तब तक चलेगा जब तक बाकी के 2 लोग खत्म नहीं हो जाते एंड जो स्टेज है उसके ब्लॉक एक एक करके नीचे गिरते रहेंगे एंड नीचे नुकीले कांटे होते हैं, मतलब जो भी नीचे गिरा वो गया। घंटा किसी तरह उस बॉल को पकड़ लेता है एंड टोका पूरी जान लगा के घंटा का पीछा कर रहा होता है एंड लास्ट में वो दोनों एक ब्लॉक में ही खड़े होते हैं। टोका घंटा से कहता है कि चुपचाप मुझे वो बॉल दे दो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या मुझसे। एंड घंटा उससे कहता है ले तेरे को बॉल चाहिए ना, ये ले। एंड वो उसके मुंह पर वो बॉल जोर से मार देता है और वो बॉल उड़ के सीधा शीरो के पास चली जाती है। घंटा टोका से कहता है मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, मैं क्यों डरूंगा तुझसे। लेकिन तभी शीरो और टोका दोनों के ही नीचे का ब्लॉक गिरने वाला होता है। टोका भाग के बचने की कोशिश करता है लेकिन वो फिसल जाता है और नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि शीरो किसी तरह ब्लॉक को पकड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। घंटा उसे बचाने आता है और रियलाइज करता है कि शीरो तो कभी इस गेम को जीतना चाहती ही नहीं थी, वो स्टार्टिंग से ही बस घंटा की मदद करना चाहती थी। एंड तभी शीरो ने जिस ब्लॉक को पकड़ा होता है वो भी गिर जाता है एंड उसके साथ साथ शीरो भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो उस बॉल को घंटा की तरफ फेंक देती है और उससे कहती है कैच। लेकिन घंटा पागल थोड़ी होता है, वो एक बॉल के लिए इतनी सुंदर लड़की को थोड़ी छोड़ेगा एंड वो बॉल की जगह शीरो को पकड़ लेता है और वो बॉल नीचे गिरकर फूट जाती है। एंड अब क्योंकि बॉल ही फट गई है तो वो कंपटीशन रद्द हो जाता है और कोई भी 1 लाख कैश पॉइंट्स नहीं जीतता। लेकिन घंटा
शीरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो वो तो सेफ है। अगले दिन घंटा का लास्ट डे होता है, वो अकेले अपने जेल में बैठा होता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। घंटा को एक कैंडी दे देता है और उससे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी कैंडी खोई थी, तो ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। इधर हम देखते हैं घंटा और यो साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। घंटा को उसके दोस्तों की याद आ रही होती नहीं होता कि रेडमैन यहाँ क्या कर रहा है। रेडमैन नीचे आता है और मजे मजे में लोगों को मारने लगता है। यो भी रेडमैन को देखकर शॉक्ड रह जाता है कि इस आदमी के पास सुपर पावर कैसे है, लेकिन तभी रेडमैन के एक अटैक से यो इंजर्ड हो जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। एंड यो की हालत को देखकर घंटा पागल हो जाता है और उसको फिर से वही सब पुराने सीन्स याद आने लगते हैं जब रेडमैन ने उसके दोस्तों को मारा था। एंड फिर से उसके अंदर से वही मैजिकल एनर्जी निकलती है। एंड घंटा अपनी पूरी मैजिकल पावर का यूज करके रेडमैन के ऊपर एक ब्लड बुलेट अटैक कर देता है, जिससे रेडमैन वहीं पर रुक जाता है। प्रमोटर भी ये सब देख रहा होता है और उसको उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता कि घंटा ने अपने अटैक से आखिर रेडमैन को हिला भी कैसे दिया, क्योंकि मैं बता दूं रेडमैन एकदम गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग है। घंटा उसकी तरफ गुस्से में भागता है, लेकिन रास्ते में वो बेहोश हो जाता है। रेडमैन उसे दूर से देखकर स्माइल करता है और वहां से फिर चला जाता है। यो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर घंटा ने मैजिकल अटैक यूज कैसे किया। और इधर प्रमोटर खुशी के मारे पागल हो चुका है, क्योंकि उसे पता था घंटा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है ये उसे नहीं पता था। अगले सीन शीरो के बगल में कुछ सोल्जर्स भी बैठे होते हैं एंड उनमें से एक कहता है कि मैंने सुना था जिसने आज हम लोगों पर अटैक किया था वो रेडमैन था। एंड कहा जाता है कि वो वंडरलैंड प्रिजन के जी ब्लॉक में कैद है। एंड ये चीज सुनते ही घंटा उठता है और जी ब्लॉक की तरफ भागने लगता है और शीरो भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। इधर हम देखते हैं कि माकिना ने भी देखा था कि घंटा ने कुछ मैजिकल पावर का यूज किया था एंड वो सबसे कहती है कि घंटा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एंड हमें तुरंत ही उसे एग्जीक्यूट करना होगा। एंड वो एक किलर मशीन को घंटा को मारने के लिए भेज देती है। इधर हम देखते हैं घंटा और शीरो को रास्ते में यो मिलता है एंड घंटा उसे बताता है कि जिस रेडमैन ने आज हम लोगों पर सुबह सुबह अटैक किया था उसी ने मेरे सारे दोस्तों को मारा था एंड वो यहीं पे कहीं जी ब्लॉक में है। यो कहता है लेकिन वंडरलैंड प्रिजन में तो कहीं जी ब्लॉक सीन आ जाती है घंटा को खत्म करने के लिए। घंटा शीरो से कहता है कि प्लीज अभी मेरे पे गुस्सा मत करो, वरना आप जिंदगी में मेरे पे गुस्सा नहीं कर पाओगी। एंड शीरो उसकी बात को मान जाती है और सामने लगी जाली पर एक जोर की किक मार के उसे तोड़ देती है। एंड तभी वो रोबोट उनकी तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है, लेकिन घंटा, यो और शीरो किसी तरह वहां से बच के निकल जाते हैं। फिर वो तीनों अंडरग्राउंड के रास्ते किसी तरह जी ब्लॉक के सामने पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता होता सिवाय कुछ लोगों के। माकिना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो तीनों उसके चंगुल से भाग गए होते हैं एंड वो लोग अब किसी रीजन की वजह से उन तीनों को ही ट्रैक नहीं कर पा रहे होते हैं। घंटा अपने सामने जी ब्लॉक का गेट देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक दूसरा रोबोट उन लोगों के सामने आ जाता है एंड उन लोगों पर मिसाइल से अटैक कर देता है। एंड ये जो रोबोट होता है ये पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो रोबोट घंटा की तरह जिसने इतने बड़े रोबोट को एक किक में उड़ा के फेंक दिया। शीरो गुस्से में घंटा से कहती है तुमने ये क्यों कहा था कि रेडमैन ने तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दिया था, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हो गया। यो समझ जाता है कि ये लड़की है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन दिमाग की थोड़ी सी कम है। घंटा चला होता है, लेकिन तभी अचानक से उस रोबोट का सर बीच से कट जाता है एंड बगल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें से एक हंसता हुआ आदमी बाहर निकलता है, जिसके पास रेडमैन और घंटा जैसी ही ब्लड मैनिपुलेशन पावर होती है। घंटा को लगता है कि यही रेडमैन है एंड वो उस आदमी की तरफ गुस्से से भागता है, लेकिन ये आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड रास्ते में ही अपने मैजिकल अटैक से घंटा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड वो घंटा से कहता है कि तुम तो वुडपेकर हो ना एंड हमारी फाइट तो कल है शायद। घंटा को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो एक लोहे की रॉड को उठाकर क्रो की तरफ भागने लगता है, लेकिन क्रो रास्ते में अपना मैजिक यूज करके उसकी आयरन रॉड को स्लाइसेस में काट देता है और घंटा नीचे गिर जाता है। वो समझ जाता है कि वो उसको नहीं हरा सकता। क्रो उसके पास आके कहता है मुझे ये तो पता था तुम वीक हो, लेकिन इतने वीक हो ये मुझे नहीं पता था, तुम तो अपनी पावर तक यूज नहीं कर पा रहे हो। एंड ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। घंटा समझ जाता है कि वो अपनी पावर को बिना यूज किए इसको नहीं हरा सकता। घंटा अपनी पूरी जान लगा देता है एंड वो पहली बार अपने आप अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा होता है एंड वो क्रो के ऊपर भी एक ब्लड बुलेट अटैक कर देता है। क्रो उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुलेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड वो उसके ब्लड एक्स को तोड़ के उसके सीने पे जाके लग जाती है, जिससे क्रो के चेस्ट पे थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। क्रो कहता है बहुत अच्छे, तो तुम हो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग, अब मुझे समझ में आया कि तुमने अपनी पूरी क्लास को अकेले कैसे मारा था। जिससे सुन के घंटा कंफ्यूज हो जाता है और वो समझ जाता है कि अबे ये तो है ही नहीं रेडमैन, में फालतू लड़ रहा हूँ इससे। घंटा कहता है कि अगर तुम रेडमैन नहीं हो तो तुम फिर ये पावर कैसे यूज कर पा रहे हो, जिसपे ये इससे कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि पूरी दुनिया में सिर्फ तुम और रेडमैन ही अकेले डेडमैन हो। डेडमैन मतलब जो ये ब्लड मैनिपुलेशन की पावर यूज कर सकते हैं, जैसे रेडमैन और घंटा। क्रो घंटा को बताता है कि ये जो तुम पीछे जी ब्लॉक देख रहे हो ना, इसमें मेरे तुम्हारे जैसे बहुत सारे डेडमैन हैं, जिनको हर दिन आपस में लड़ाई कराई जाती है कुछ दुनिया के बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। एंड कल मेरी और तुम्हारी फाइट होनी है, यानी क्रो और वुडपेकर की। घंटा का कोड नेम वुडपेकर होता है। उसके बाद क्रो कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मेरे से कल की फाइट का इंतजार नहीं हो रहा था। एंड ये कह के वो घंटा को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड घंटा बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी शीरो उसे फिर से बचा लेती है एंड वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है। क्रो डर जाता है कि कौन सा अटैक यूज कर रही है ये लड़की एंड वो अपना कपड़ा उतार के शीरो को दे देता है कि ये लो इसे पहन लो, लेकिन शीरो अभी भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है घंटा पर अटैक करने के लिए। एंड घंटा समझ जाता है कि क्रो दिल का इतना भी बुरा इंसान नहीं है, लेकिन तभी पीछे से कुछ शूटर चुपचाप घंटा और क्रो को बेहोशी वाला इंजेक्शन मार देते हैं एंड ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। घंटा शीरो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी सोल्जर्स पकड़ लेते हैं एंड शीरो और यो को वापस ले जाके उनके ब्लॉक में छोड़ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घंटा अब जब होश में आता है तो वो पूरी तरह से बंधा होता है एंड उसके सामने खड़ा होता है प्रमोटर। एंड क्रो डॉक्टर मी के पास होती है, जिसे वो बताती है
कि घंटा के अटैक से तुम्हारे फ्रंट रिब एकदम डैमेज हो गई है एंड इसीलिए मेरे हिसाब से अब तुम्हें कल की फाइट को नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन क्रो उसको गुस्से में पकड़ लेता है और उससे कहता है ध्यान से सुनो, अगर मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कल की फाइट लड़ूंगा। अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से मतलब रखो। इधर हम देखते हैं प्रमोटर पहले तो घंटा को थोड़ा टॉर्चर करता है, उसके बाद वो कार्निवल फेस्टिवल के बारे में उसको दिखाता है जिसे पूरी दुनिया के बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल लोग देखने आते हैं, जहाँ पर सारे के सारे डेडमैन आपस में लड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। घंटा सोच रहा होता है कि आखिर ये सारे लोग इंसान है भी कि नहीं। क्रो इधर अपनी इंजरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी कल की फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। घंटा यहाँ पे टॉर्चर हो रहा होता है। पूरी रात बीत जाती है एंड सीरो घंटा के लिए रात भर रोती है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो घंटा की हेल्प कैसे करे। अगले दिन हम देखते हैं घंटा और क्रो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं एंड दुनिया के बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल लोग इस फाइट को ऑनलाइन देखने आए होते हैं एंड प्रमोटर भी अपने कमरे में बैठ के इन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड क्रो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी फाइट के लिए। घंटा भाग के तुरंत ही बगल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड अपनी मैजिक पावर का यूज करके क्रो को ब्लड बुलेट से मारने लगता है, लेकिन उसकी ब्लड बुलेट्स बहुत ही ज्यादा वीक और स्लो होती हैं, इसीलिए क्रो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और थोड़ी देर बाद क्योंकि घंटा बहुत ज्यादा ब्लड बुलेट्स का यूज कर लेता है तो उसके अंदर खुद खून की कमी हो जाती है एंड वो बेहोश होने लगता है। तभी क्रो अपने अटैक से उस पेड़ को जिसपे घंटा खड़ा होता है उसे काट देता है और घंटा नीचे आकर गिर जाता है। प्रमोटर और सारे ही लोगों को इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रही होती है एंड फिर क्रो घंटा को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है, इतना कि उससे हिला भी नहीं जा रहा होता। वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। वो सोच रहा होता है कि मे भी शायद उसे अब गिव अप कर देना चाहिए और अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इधर हम देखते हैं शीरो यो को अपने और घंटा के बचपन के बारे में बता रही होती है कि कैसे घंटा बचपन में बहुत ज्यादा वीक था एंड शीरो से हमेशा आसानी से लड़ाई में हरा दिया करती थी। क्रो को लगता है कि वो जीत गया है अब एंड वो वहाँ से जाने लगता है। यो शीरो से कहता है कि मुझे भी ये लगता है कि घंटा अपनी फाइट में जीत नहीं पाएगा क्योंकि वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिसपे शीरो कहती है नहीं, घंटा है तो बहुत वीक लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो उसे बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है और वो ये है कि वो कभी भी हार नहीं मानता एंड वो चाहे जितना भी इंजर्ड हो जाए वो फिर से खड़ा जरूर होगा। एंड वैसा ही होता है, घंटा दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कहता है अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। क्रो भी उसकी बात को सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आ जाओ फिर। घंटा को दोबारा से अपने मरे हुए दोस्तों की और अपने बदले की याद आने लगती है एंड वो अपनी पूरी जान लगा के एक ब्लड बुलेट को हवा में मार देता है जिससे ऊपर लगा स्पीकर टूट जाता है एंड क्रो के ऊपर गिर जाता है। क्रो स्पीकर को तो काट देता है लेकिन तभी अचानक से घंटा एकदम उसके पास पहुंच जाता है एंड जहाँ पे उसने कल रात में क्रो को इंजर्ड किया था वो वहीं पे एक दूसरी ब्लड बुलेट मार देता है एंड क्रो दूर जाकर गिर जाता है। और क्योंकि क्रो पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड था इसीलिए घंटा के अटैक को वो सह नहीं पाता और उस मैच को वो हार जाता है। ऑडियंस को यकीन नहीं होता कि क्रो जो आज तक एक भी मैच नहीं हारा था वो एक बच्चे से हार गया जिसका आज पहला मैच था। इधर हम देखते हैं एक आदमी यो को आके बता रहा होता है कि जैसी लड़की तुम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुकी है एंड वो जी ब्लॉक में ही कैद है एंड उसको जी ब्लॉक के अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी पता है। जिसको सुन के यो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो शीरो से कहता है तैयार हो जाओ, हम फिर से जी ब्लॉक में जा रहे हैं। इधर हम देखते हैं क्योंकि घंटा जीत गया होता है तो उसको 10,000 कैश पॉइंट्स का एक चेक मिलता है और एक कैंडी भी मिलती है एंड वापस जाते वक्त क्रो से खुद कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसकी तारीफ भी करता है। ये दोनों वहीं पर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घंटा अपने कमरे में होता है और कैंडी को खा लेता है जिससे उसे 3 दिन और मिल जाते हैं एंड वो थोड़ा बहुत खुश भी होता है। लेकिन तभी अचानक से टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट होता है जिसमें जो लूजर होता है उसको पनिश किया जाना था एंड क्योंकि क्रो उस मैच को हार गया था इसीलिए उसे पेनल्टी देनी होगी एंड ये कोई मामूली पेनल्टी नहीं होती। उसके सामने एक मशीन को चलाया जाता है एंड क्रो को कहना होता है स्टॉप एंड वो मशीन जिस भी चीज पर रुकेगी वो उसको देना पड़ेगा एंड ये मशीन रुकती है राइट आई पर, जिसका मतलब था कि क्रो को अब अपनी राइट आई देनी पड़ेगी एज अ पेनल्टी एंड मी लाइव टीवी पर ही सर्जरी करके क्रो की राइट आई को निकाल लेती है जिसको देखकर घंटा को उल्टी आ जाती है। इधर हम देखते हैं जी ब्लॉक के कंट्रोल रूम पर शीरो अकेले ही अटैक कर देती है एंड यो जी ब्लॉक के हेडक्वार्टर्स पे कॉल करके शीरो को ही फंसा देता है। वो कहता है कि कंट्रोल रूम पर अटैक हुआ है एंड जितने भी ट्रूप्स हैं सबको कंट्रोल रूम में भेज दें ताकि वो आसानी से जी ब्लॉक के अंदर घुस सके एंड उसी वजह से जितने भी आर्म सोल्जर्स थे वो सब के सब शीरो को जाके पकड़ लेते हैं एंड यो शीरो को धोखा देकर जी ब्लॉक के अंदर घुस जाता है। इधर हम देखते हैं घंटा की हालत बहुत खराब होती है क्रो के साथ जो हुआ उसको देखकर। तभी उसको आवाज आती है किसी लड़की के चिल्लाने की। घंटा उधर भागता है तो देखता है कि एक मोटा सा आदमी एक लड़की से कह रहा होता है कि लाओ मुझे फूल दे दो, मुझे भूख लगी है, लेकिन ये लड़की इसको मना करी होती है। तभी घंटा उसको अपना खाना दे देता है और कहता है लो मेरा खाना खा लो, और भाई ये खाने के साथ साथ उसकी प्लेट भी खा जाता है एंड ये दोनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं एंड इस लड़की के कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे फ्लावर्स लगे थे। असल में इस लड़की को फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। घंटा कहता है कि तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है, जिसको सुन के लड़की थोड़ा शर्मा जाती है एंड घंटा को थैंक यू बोलती है उसके फ्लावर्स को बचाने के लिए एंड वो उससे पूछती है कि तुम ही हो ना जिसने क्रो को हराया था, जिसपे घंटा कहता है हाँ, और वो उसे बताता है कि ये जगह पागलों से भरी हुई है एंड उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची, जिसपे ये लड़की घंटा को बताती है कि बचपन में उसके पापा उसकी मम्मी के खत्म होने के बाद उसको बहुत ज्यादा मारा करते थे एंड एक दिन उसको लग रहा था कि उसके पापा उसकी जान ही ले लेंगे, तभी उसके अंदर अचानक से डेडमैन की पावर आ गई एंड उसका यूज करके इसने अपने पापा को खत्म कर दिया।
एंड वो तब से अभी तक इस जेल में। एंड वो उससे कहती है कि मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ और अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। एंड पता है इसका भाई कौन है? यो। एंड यो इसी को ढूंढने के लिए जी ब्लॉक में घुसा है। एंड इसी की फ्रीडम के लिए यो इतने सालों से कैश पॉइंट्स जमा कर रहा होता है। घंटा उसे कहता है चलो हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एंड वो टाकामी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जी ब्लॉक में हर तरफ बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, इसीलिए वो दोनों क्या वहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। एंड वो लोग फेल हो जाते हैं। अगले दिन घंटा की दूसरी फाइट होती है। घंटा को पता चलता है कि उसकी अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि टाकामी ही होती है। एंड इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे, जो कि मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे।